करीब 6 महीने पहले मैं इसी यूनिवर्सिटी में उस पोडियम पर खड़े होकर हमने इंदिराज नेट जो हमारी पुस्तक है वो लॉन्च की थी। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक। तो पहले आई वांट टू थैंक डॉक्टर राकेश भंडारी जी। उनको करीब 2 साल पहले आई मेट इन कैनेडा एंड वी बिकेम फ्रेंड्स। Many things happened as a result of which and his friendship and interest we are here today. I also want to thank Dr. Nagesh Bhandari ji, who has a very amazing leadership and a very unusual university. India mein I have given talks to many IITs, IIT Chennai, IIT Bombay, Kharagpur, Indian Institute of Sciences, University of Delhi, इस तरह. But I must say when I come here I feel something very special कि ये अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और अपनी संस्कृति को लेकर फ्यूचर में आप लोगों को स्टूडेंट्स को ले जा रहे हैं. So I think this is very good. और मैं डॉक्टर गिरिधर जी को भी धन्यवाद कहता हूँ. उन्होंने बहुत मेहनत की है इस प्रोग्राम के लिए. डॉक्टर ओसी हांडा जो हैं उनके लिए आई वांट टू से सम स्पेशल वर्ड्स बिकॉज आई मस्ट थैंक हिम. आई हैव एक्चुअली नेवर थैंक्ड हिम इनफ. आई मस्ट थैंक हिम दैट had it not been for him I was going to wind up my program for HIST because I was getting tired. I was saying itna I come here 3-4 times a year, I have nobody here. तो उन्होंने जो इतनी मेहनत से काम किया है अपना तन मन धन पूरा लगाकर, आई डोंट नो एनीबडी एल्स जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए इतना काम किया. सो आई वांट टू थैंक. ये जो हिस्ट प्रोजेक्ट है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये करीब 25 साल पहले आइडिया हमको आया क्योंकि हम जहाँ भी जाते थे अपनी संस्कृति के बारे में बातचीत करते थे, पॉजिटिव बातें करते थे, किसी और की बुराई नहीं निकालते थे. लेकिन लोगों को यकीन नहीं था, बाहर के विदेशियों को भी नहीं यकीन था और अपने जो वेस्टर्नाइज्ड इंडियंस हैं उनको भी यकीन नहीं था कि इंडिया में भी कुछ पॉजिटिव चीज़ हो सकती है, क्योंकि इतने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हैं हमारे लोगों में. और बाकी लोग समझते हैं कि ये मिस्टिकल इंडिया डिफरेंट फ्रॉम साइंटिफिक रैशनल वेस्ट. एक तो ये कहा जाता है रैशनैलिटी ऑफ वेस्ट, मतलब वो तो रैशनल बुद्धि वाले लोग हैं, मिस्टिकल इंडिया. लेकिन ये बात ठीक नहीं है क्योंकि इंडिया मिस्टिकल भी है, रैशनल भी है. ये पॉइंट है. ये नहीं, हमारी संस्कृति में रैशनल जो लॉजिक है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, फिज़िक्स है, कितनी चीज़ें हैं. हड़प्पन, इंडस वैली, धोलावीरा, ये सब बड़ी लॉजिक से चीज़ें बनी हैं. मेडिसिन, ये सब लॉजिक है, साइंस है, रैशनल है. और जो मिस्टिकल है वो भी है, उसमें कोई शर्म की बात नहीं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और अब ये कितनी स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस भी साइंटिफिक मानी जा रही हैं. तो हमारी कल्चर में इन दोनों को अलग नहीं समझा गया कि या आप मिस्टिकल हो सकते हो या आप रैशनल हो सकते हो, तो आप वो हो या ये हो. ऐसी बात हमारे में नहीं है, हम दोनों ही हैं और हमको इसमें गौर है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं. लेकिन ये जो ब्रांडिंग है इंडिया की कि इंडिया इज़ मिस्टिकल इंडिया और जो वेस्ट है वो रैशनल वेस्ट है, तो वेस्ट उनको रैशनैलिटी सिखाएगा, साइंस सिखाएगा, आगे बढ़ाएगा, ये बात ठीक नहीं है. तो इसलिए हमको काफ़ी इन बातों पर चिंता हुई कि क्या किया जाए. फिर हमने देखा कि एक जोसेफ नीडम थे जिन्होंने चाइना के बारे में 30 वॉल्यूम्स निकाली थी, चाइनीज़ हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. और ये जो वॉल्यूम्स थी ये सारी दुनिया में जहाँ भी चाइना के बारे में सीखा जाता है, जहाँ भी कोई चाइना स्टडीज़ के डिपार्टमेंट है किसी भी कंट्री में, तो ये जोसेफ नीडम की जो बुक्स हैं ये रेफरेंस बुक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं. तो ऐसी इंडिया के बारे में नहीं है. थोड़े बहुत किसी ने एक किताब लिखी, किसी ने एक पेपर निकाला, लेकिन कंपाइल करके लार्ज बुक्स नहीं बनाई. तो हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया और उसकी अभी 9 वॉल्यूम निकल चुकी हैं. और ये जब शुरू किया
तो जो हमारे चीफ एडिटर थे, एडिटर इन चीफ, एक उनमें तीन थे, उनमें एक जेपी जोशी जी थे, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल रह चुके थे, बहुत सीनियर टॉप पोजीशन। अब वो नहीं रहे, अब वो नहीं है हमारे साथ। उनकी विज़न भी बहुत अच्छी थी और उनकी भी एक वॉल्यूम हमारे वॉल्यूम्स में निकली, अब हड़प्पन इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन की आर्किटेक्चर के बारे में। और उन्होंने जवानी में उन्होंने धोलावीरा डिस्कवर किया था। अब आपको शायद पता होगा कि धोलावीरा जो है, ये जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कहलाती है, उसमें सबसे लार्ज, एडवांस्ड, उसमें कई खूबियाँ हैं। पहले जो डिस्कवर किया वो मोहनजोदारो था, वो जो इस वक्त पाकिस्तान में है। फिर हड़प्पा था, वो भी इस वक्त पाकिस्तान में है। पहले तो सब इंडिया ही थी, तो इसलिए उसका नाम हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि हड़प्पा था। लेकिन बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की और जो इंडिया में साइट्स हैं ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की, इंडिया में ज़्यादा साइट्स हैं, पाकिस्तान में कम साइट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की। कितनी साइट्स हैं? हरियाणा में भी है, रोपड़ में भी है, धोलावीर में भी है, कई हैं साइट्स। तो इसको अब हड़प्पन सिविलाइजेशन ही आप कह सकते हैं, क्योंकि ये तो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कहलानी चाहिए। और इस पुरानी सिविलाइजेशन में एक तो खूबियाँ बहुत हैं, उसके बारे में भी हमने लिखा, हमारी पुस्तकों में लिखा, मेटलर्जी के बारे में लिखा, टेक्सटाइल्स बारे में लिखा, वाटर मैनेजमेंट के बारे में लिखा, हिमालयन आर्किटेक्चर, कई चीज़ों के बारे में हमारी पुस्तकें निकली हैं। लेकिन वर्ल्ड की जो ओल्डेस्ट लार्ज स्केल सिविलाइजेशन है वो तो यही रही। और आपको शायद खैर आपको पता होना चाहिए ये कि द्वारका के बाहर एक अंडर वाटर सिटी डिस्कवर की गई है, जिसको अभी पूरी तरह से रिसर्च नहीं हो पाई, क्योंकि वो वाटर के नीचे है। एक तो है, एक थोड़ा दूर ही है, वो कह रहे हैं कि शायद ये 4-5 हज़ार साल पुरानी है। लेकिन पिछले 1-1.5 साल 2 साल में एक और सिटी दिखाई दी, एक और जगह जो बहुत बड़ी जगह है, उससे भी ज़्यादा बड़ी जगह है, वो 300-400 फुट डीप है। तो उसको निकालने के लिए, और शायद उसकी एज 8,000 साल पहली हो, इतनी ओल्ड है, तो उसमें रिसर्च करने के लिए डाइवर्स तो इतना दूर नहीं जा सकेंगे, बहुत खर्चा होगा। लेकिन पहले तो सबमरीन होती थी, जो आर्कियोलॉजिस्ट सबमरीन में जाते थे, और वो सबमरीन बहुत महंगी है। लेकिन आजकल ये ड्रोन्स हैं, जो ड्रोन्स आपने सुने होंगे, आप समझते होंगे शायद ड्रोन जाके बॉम्ब ड्रॉप करते हैं, वो एक तरह का ड्रोन होता है। लेकिन रिसर्च करने का भी ड्रोन होता है, जो अंडर वाटर जाके 3 डिमेंशनल वीडियो भी ले लेता है। अब ये जो मलेशियन एयरलाइन को ढूंढ रहे हैं इंडियन ओशन में, तो वो एक सबमरीन है ड्रोन, जिसमें कोई स्टाफ नहीं है, क्रू नहीं है, कोई इंसान नहीं है। वो ऊपर से रिमोट कंट्रोल से वो ड्रोन को चलाते हैं और उनको वीडियो पिक्चर भेजता रहता है। तो इस तरह का ड्रोन यदि इंडिया में हो, और इसकी ज़्यादा कीमत भी नहीं है, ये खरीदा जा सकता है, आर्कियोलॉजिकल लोगों के पास हो, तो शायद ये कुछ सालों में ये जितने भी ये गुजरात कोस्ट के पास बहुत पुराने सिविलाइजेशन हैं, सिटीज़ हैं, शहर हैं, उनकी रिसर्च कर लेंगे। और मेरे को तो ये यकीन है कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस ये गुजरात के कोस्ट के पास ही हैं, ये उसकी रिसर्च होनी चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और गुजरात गवर्नमेंट को भी शायद इसके बारे में और इंटरेस्ट होए तो ये चीज़ हो सकती है। तो हमको इन बातों में काफ़ी शौक़ हुआ। हमारे अपनी तो एजुकेशन फ़िज़िक्स में और कंप्यूटर साइंस में थी, और करियर हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर हार्डवेयर में, टेलीकॉम में, नेटवर्किंग में, फिर हमने अपनी कंपनी शुरू की। तो फिर पर इंटरेस्ट इन बातों में हमेशा रहा, और हमने ये सोचा कि हमने देखा कि जब भी हम बिज़नेस में जाते हैं, सारी दुनिया में घूमते हैं, तो बाकी कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनको अपनी आइडेंटिटी और अपनी जो हेरिटेज है
उनकी संस्कृति है, उसमें बहुत प्राइड है, बहुत प्राइड है कि हम ये थे, हमारे एंसेस्टर्स ने ये किया, ऐसे किया। अमेरिका में तो खैर बहुत ही प्राइड है, फाउंडिंग फादर्स क्या क्या किया। इंग्लैंड में कितनी प्राइड है कि हमने डेमोक्रेसी निकाली, फ्री थिंकिंग निकाली, साइंस निकाली, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन निकाला। चाहे उन्होंने काफ़ी कुछ इंडिया से लिया हो, लेकिन वो कहते तो वो यही से हैं कि हमने ये निकाला, वो निकाला। फ्रांस में क्या कुछ अपने बारे में सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को, चाइना में सिखाया जाता है, जापान में ये सिखाया जाता है कि हम मॉडर्न बन गए लेकिन वेस्टर्नाइज नहीं हुए, हम जापानीज़ ट्रेडिशन, जापानीज़ संस्कृति के साथ ही मॉडर्न हुए। हम मॉडर्न भी हैं लेकिन अपनी हेरिटेज में भी हैं। ये जापानीज़ की खूबी है। जापानीज़, यदि कोई आपको बोले कि आपको मॉडर्न बनना है तो वेस्टर्नाइज ही बनना होगा, वेस्टर्न लैंग्वेज से ही सीखना पड़ेगा, वेस्टर्न ही कपड़े डालने पड़ेंगे, वेस्टर्न ही मेथड से लाइफस्टाइल होगी, खाने पीने का तरीका होगा, और आप अपनी ट्रेडिशन को भूलना पड़ेगा, तो आप जापान का एग्जांपल दे सकते हैं कि जापान ने नंबर 1 वेस्टर्नाइज, नंबर 1 मॉडर्न कंट्री साइंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गया, पर अपनी कल्चर को नहीं भूला। तो ये भी हो सकता है। अब चाइना अपनी गलती को रियलाइज़ कर रहा है कि हमने वेस्टर्नाइज बहुत ज़्यादा कर दिया, तो इसलिए अब चाइना ने कन्फ्यूशियन थॉट, कन्फ्यूशियन उनका बहुत पुराना एक थिंकर था, फिलोसोफर, उसकी जो फिलॉसफी थी उसके बेसिस पर चाइनीज़ ट्रेडिशन चलती थी। तो अब वो कन्फ्यूशियन थॉट को रिवाइव कर रहे हैं। अब उन्होंने दुनिया में 400 के करीब कन्फ्यूशियन इंस्टीट्यूट्स खोले हैं यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि कन्फ्यूशियन जो आइडिया है, आइडियोलॉजी है, वे ऑफ लाइफ है, वो फैलाई जाए। और वो अपने आप को वेस्टर्न मॉडर्न नहीं समझते, वो अपने आप को कन्फ्यूशियन मॉडर्न समझते कि हम कन्फ्यूशियन थॉट से जुड़े हुए हैं और आगे जा रहे हैं। तो इसी तरह से ये जो हिस्ट है और ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम है, मेरे लिए दोनों सेम चीज़ें हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, मतलब एक ही बात है। तो ये जो हैं, इनका पर्पस ये नहीं है कि हम बैक जाएंगे, पिछले जाएंगे, इतने 1000 साल पहले जो लोग रहते थे वैसे रहेंगे, उसका ये पर्पस नहीं है। उसका पर्पस है कि हम फॉरवर्ड जाएंगे, फ्यूचर में जाएंगे, लेकिन फ्यूचर में अपने पास्ट की जो हेरिटेज है उसके साथ जाएंगे, उससे हम अलग नहीं होंगे, उससे हम जुड़कर ही आगे जाएंगे, क्योंकि उसमें कई खूबियाँ हैं जो हमारे फ़ायदे के लिए हैं और सारी दुनिया के फ़ायदे के लिए हैं। सो हेरिटेज को स्टडी करना, रिसर्च करना, एजुकेशन में डालना, मीडिया में डालना, ऐसे, इसका ये कारण नहीं कि हम मॉडर्न नहीं बनना चाहते, लेकिन हम मॉडर्न ऐसे बनेंगे कि अपनी ट्रेडिशन को भी साथ में ही ले जाएंगे, क्योंकि उसमें से कई फ़ायदे निकलेंगे। सो ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है और जिसको हम ग्रैंड नैरेटिव कहते हैं कि कहानी क्या है, हमारे देश की, हमारी संस्कृति की क्या कहानी है, जो हम सब बच्चों को सिखाएं। जिस भी कंट्री में मैं गया, उन्होंने इस पर बहुत एम्फसिस किया है। इसमें उनकी फ़िलासफ़ी भी है, हिस्ट्री भी है, जो उनकी जोग्राफ़ी में क्या क्या खूबियाँ हैं वो भी है, खाने पीने का जो तरीका है वो भी है, कल्चर वगैरह, साइंस, ये सब कुछ जो उन्होंने निकाली है, ये सब को मिलाकर वो ग्रैंड नैरेटिव कहते हैं। और इस तरह का ग्रैंड नैरेटिव इंडिया में नहीं सिखाया जाता। इंडिया में पहले तो कॉलोनियल लोगों का जो है नैरेटिव वही सिखाया जाता था। फिर इंडिपेंडेंस के बाद कुछ देर के लिए ये एक आरसी मजूमदार थे, हिस्टोरियन, उन्होंने कॉलोनियल नैरेटिव को छोड़कर इंडियन नैरेटिव की कई पुस्तकें निकाली, काफ़ी कोशिश की, वो काम आगे बढ़ना चाहिए था, कुछ देर के लिए वो पुस्तकें चली। लेकिन फिर इंदिरा गांधी के टाइम में ये रोमिला थापर, इरफान हबीब, इस तरह के जो हिस्टोरियन आ गए, लेफ़्ट विंग हिस्टोरियन आ गए, इन्होंने सब उलट कर फिर दूसरी मार्क्सिस्ट तरीके से हिस्ट्री पढ़ानी शुरू की। और उस हिस्ट्री के मुताबिक जो हमारी पहली धर्म के साथ जुड़ी हुई संस्कृति है वो तो सब बुरी है, ख़राब है, उसमें सब नुकसान निकाले, उसमें कोई खूबियाँ ही नहीं हैं। और भारतीय लोगों को आपस में लड़ने के लिए हिस्ट्री निकाली कि वो लोग हैं, उन्होंने उनके ऊपर ये किया था, वो लोग हैं और ये किया था, आपस में ब्रेकअप करने के लिए ऐसी आइडियाज़ निकाले,
उसके बारे में हमारी एक पुस्तक है ब्रेकिंग इंडिया, हिंदी की ट्रांसलेशन है भारत विखंडन। और इसमें हमने दिखाया है कि ये चीज़ क्यों की गई, ताकि ये इंडिया डिवाइड हो जाए, ताकि इंडिया के लोग आपस में डिवाइड हो जाएं। अब ये जो इंडियन नॉलेज है, कई लोग इसको भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आप इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज लाओगे तो बहुत बैकवर्ड है, बहुत उसमें सोशल बैकवर्ड है, इलिटिस्ट है, इस तरह की चीज़ें कई लोग बोलते हैं। और ये प्रॉब्लम, ये इसमें प्रॉब्लम है, इस विचार में काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये चीज़ ठीक नहीं है। अब जैसे यहाँ एक प्रोफेसर जीवन बैठे हैं, जीवन जी बैठे हैं, जीवन खड़कवाल, इन्होंने एक पुस्तक निकाली जिंक के बारे में, जिंक मेटलर्जी, जो इंडिया में पायनियर हुई थी। सबसे पहले जिंक मेटलर्जी इंडिया में हुई थी, राजस्थान में हुई थी। इसके बारे में इन्होंने रिसर्च किया है। और जो पायनियर थे वो कोई अपर कास्ट वगैरह लोग नहीं थे, वो भी मासेस के लोग थे। जो आजकल के वीवर्स हैं वो भी कोई अपर कास्ट इलीट नहीं है। इस तरह से आप जो भी देखें, जो एग्रीकल्चर में पायनियरिंग बात हुई, कई तरह में जो पायनियरिंग ओरिजिनल थिंकिंग आइडियाज़ हुए, डिज़ाइन के आइडियाज़ हुए, जो आर्किटेक्चर की चीज़ें हुई, इसमें कोई जाति का, कास्ट का ताल्लुक नहीं है। ये सारे मासेस जो इंडिया हैं उन सब ने अपनी अपनी नॉलेज निकाली है, और ये सारों की नॉलेज को हमको डॉक्यूमेंट करके आगे जाना है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा, कई बार वो जो बोलते हैं कि ये जो बैकवर्ड चीज़ है, प्रिमिटिव चीज़ है, अब ये वेस्टर्न नॉलेज ज़्यादा सुपीरियर है, ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि कई चीज़ें जो वेस्टर्न कहलाई जाती हैं वो इंडियाई से निकली हैं। हमारी जो पर्सनल रिसर्च है वो हिस्ट की नहीं है, लेकिन वो जो फ़िलोसॉफ़िकल आइडियाज़ हैं, कंसेप्चुअल आइडियाज़ हैं, इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ हैं इंडिया के, वो कैसे वेस्ट ने लिए और फिर उसको वेस्टर्न कहला दिया, इसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं। अब एक हम पुस्तक निकाल रहे हैं कि वेस्टर्न न्यूरो साइंस, जिसमें अब नोबेल प्राइजेज़ मिल रहे हैं, कॉग्निटिव साइंस, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, इनमें हिंदू बुद्धिस्ट थॉट कहाँ से आई, कैसे आई, इसका सारी हिस्ट्री हम निकाल रहे हैं। तो बुद्धिस्ट थॉट, केवल बुद्धिस्ट थॉट पर ही 3 वॉल्यूम्स हम लिख रहे हैं, बुद्धिस्ट कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इसी पर। तो फिर उसके बाद हिंदू सिविलाइजेशन की भी कंट्रीब्यूशन के ऊपर हम लिखेंगे। तो ये जो हम कहते हैं कि ये तो पुरानी बात है, वेस्टर्नर्स तो वो ले रहे हैं, वेस्टर्नर्स तो वो चीज़ ले रहे हैं और उसको अपने आप हड़प करके, डाइजेस्ट करके, बदल के, लैंग्वेज बदल के अपना ही कह रहे हैं। अब जैसे योग है, अब अमेरिका में बहुत बड़ा फैशन चल गया क्रिश्चियन योग, उसका फैशन चल गया बहुत बड़ा। तो हम वहाँ 40-45 साल के रह रहे हैं। पहले जो योग होता था वो बिल्कुल हमारे धर्म से जुड़ा होता था, तो अब फिर थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा सेक्युलर कर दिया, उसमें से धर्म की चीज़ें थोड़ी निकाल दी, तो अब धीरे धीरे क्रिश्चियनाइज हो रहा है। सो क्रिश्चियन योगा बहुत फैल गया है। अब ये जिसको हम सूर्य नमस्कार कहते हैं, सूर्य तो सूर्य है, तो उसकी ट्रांसलेशन है सन सैल्यूटेशन। आप समझेंगे सन होगा SUN, सन, सूर्य, सूरज, पर वो सन है SON, सन मतलब बेटा, सन ऑफ गॉड, मतलब आप सन ऑफ गॉड को, जीसस को नमस्कार कर रहे हैं। तो ऐसे ट्रांसलेशन हो गए। अब ये जो चक्र है इसका नाम है क्राइस्ट चक्र, क्राइस्ट चक्र बन गया। अब ये चीज़ बहुत फैल रही है, बहुत फैशन हो गया। तो ये जो हमारे इतिहास से ये जो चीज़ें जुड़ी हैं, हमारी फ़िलासफ़ी से, धर्म से चीज़ें जो जुड़ी हैं, उनकी बहुत डीप गहराई की ये यूनिटी है। ये यूनिटी को तोड़ दें और किसी और चीज़ से जोड़ दें, वो बनावटी है। तो हम उसको सिंथेटिक यूनिटी कहते हैं। एक हमारी पुस्तक है बीइंग डिफरेंट, उसमें मैंने ये अंतर दिखाया है। इंटेग्रल यूनिटी जो पहले की ही यूनिटी है, नेचुरल यूनिटी है, ऑर्गेनिक यूनिटी है, वो है हमारी यूनिटी। और जो सिंथेटिक यूनिटी है वो बनावटी, कहीं से काट कर वहाँ ले आए, वहाँ से निकाल कर उसको, पहले जो उसकी जड़ थी उसको फेंक कर यहाँ लगा दिया, वो सिंथेटिक यूनिटी है। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में ये सिंथेटिक यूनिटी बहुत पहले की चलती आ रही है। ये सिर्फ भारत से नहीं, वो अफ्रीका की भी कई कल्चर्स, अमेरिकन कई कल्चर, नेटिव अमेरिकन की कई चीज़ें उन्होंने निकाली। और क्रिश्चियनिटी के पहले जो पेगन कहलाते थे यूरोप में, कई चीज़ें उनसे भी निकाली और उनको फिर
उनको नया रूप देकर, नई शक्ल देकर, नई टर्मिनोलॉजी देकर, उनको बदल कर, कंबाइन, यूनाइट करके सिंथेटिक यूनिटी एक नई बनाई। तो वेस्ट भी ही है कि सिंथेटिक यूनिटी ही है, तो वो नेचुरल यूनिटी नहीं है, ऑर्गेनिक यूनिटी नहीं है। इसीलिए अंदर ये टकरें होती रहती हैं, अंदर उनके अंदर ही लड़ाइयाँ होती रहती हैं हमेशा। सो जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, इसकी कई खूबियाँ हैं। तो हम ये शोवनिस्टिक तरीके से नहीं निकाल रहे, किसी के अगेंस्ट बोलने के लिए नहीं निकाल रहे, सिर्फ अपने विचारों को और अपने इतिहास को और अपनी हेरिटेज को ठीक तरह से समझने के लिए निकाल रहे हैं। कई लोग समझते हैं कि आजकल एक बहुत नई चीज़ निकली है कि इंडिया के नॉलेज वर्कर्स जा रहे हैं सारी दुनिया में, डॉक्टर जा रहे हैं, बहुत फेमस हैं, जैसे डॉक्टर भंडारी जी हैं कनाडा में, इस तरह मैथमेटिशियन गए हैं, इंडिया के साइंटिस्ट गए हैं सारी कई दुनिया में, आईटी के लोग गए हैं। कई लोग समझते हैं कि नई बात है, लेकिन ये बात पहले भी हो रही थी। इंडियन डॉक्टर्स चाइना भी जाते थे, मिडल ईस्ट में भी जाते थे, इंडियन मैथमेटिशियंस, इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स, ये तरह तरह के इंडिया के नॉलेज वर्कर्स पहले भी वहाँ जाया करते थे। तो इंडिया की जो नॉलेज एक्सपोर्ट है, ये बहुत पुरानी नॉलेज एक्सपोर्ट है। ये पिछले 1000 साल में बंद हो गई, क्योंकि 1000 साल में हमको ये जो R&D, नॉलेज की R&D है, वो क्योंकि हम गुलाम थे, ये जो विहार थे बंद हो गए। जैसे नालंदा, तक्षशिला, इस तरह की जो जगहें थीं, यहाँ पर सारी दुनिया के ब्राइटेस्ट यंग स्टूडेंट्स आया करते थे। जैसे अब आईवी लीग्स में पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, तो उस ज़माने में वो सब लोग इंडिया आते थे। इंडिया जैसे आईवी लीग्स का हेडक्वार्टर्स था। अब ये जो बिहार है, उसका नाम है विहार, वो विहार से बिहार बना है। विहार मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, हायर लर्निंग। और नालंदा एक विहार था, उस तरह 20 और भी विहार थे बिहार में, उसी एरिया में 20 और विहार थे। तो सारी दुनिया के लोग वहाँ ही आया करते थे। अब आपको नालंदा की हिस्ट्री चाहिए तो इंडिया में तो नहीं बची, क्योंकि वो सब डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन आप तिब्बत के जो स्टूडेंट्स आए थे, वो तिब्बत में वापस जाके उन्होंने क्या क्या लिखा। चाइना के कई लोग आए थे, चाइना एम्परर ने भेजे थे अपने टॉप स्कॉलर्स, वो वापस जाके उन्होंने क्या क्या लिखा। इस तरह से कैम्बोडिया से, बाकी कंट्री से जो लोग स्टूडेंट्स आया करते थे, उन्होंने क्या क्या लिखा, ये लोग अब कंपाइल करके, ऑर्गेनाइज करके नालंदा की हिस्ट्री निकाल रहे हैं। तो सारे दुनिया को जो यहाँ पर हम पढ़ाते थे टॉप हायर एजुकेशन में, वो बातें अब ख़त्म हो गई। इसलिए हमको ये खोज करनी है ताकि हम सोच सकें कि हमारी पास्ट क्या थी। तो हमने 4-5 सीरीज़ की प्लान की है। एक है फिज़िकल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, जो मटेरियल चीज़ है, स्टील मटेरियल चीज़ है, मेटलर्जी, आर्किटेक्चर, वाटर सिस्टम्स, ये एक है। लेकिन हमारा विज़न जो है, उसमें एक और सीरीज़ है जो फिज़िकल थियोरेटिकल साइंसेस होगी, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री के बारे में भी रिसर्च होनी चाहिए, वो हम चाहते हैं। एक है लाइफ साइंसेस, मतलब मेडिसिन, सर्जरी, बॉटनी, फार्मिंग, वेटरनरी साइंस, इन तरह की लाइफ साइंसेस भी हम रिसर्च वॉल्यूम निकालना चाहते हैं। और एक है ये एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, फिलॉसफी, मेटाफिज़िक्स, लिंग्विस्टिक्स। एक है एम्बॉडीड नॉलेज, मतलब जैसे योग है, तंत्र है, आर्ट है, डांस है, एम्बॉडीड नॉलेज, अपनी बॉडी में जो है नॉलेज, अपने बॉडी से जुड़ी हुई है। सो इस तरह की ये जो पहले हमने 20 वॉल्यूम की विज़न है, वो तो बहुत छोटी विज़न है। आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी विज़न है, लेकिन देखा जाए तो है तो छोटी विज़न, क्योंकि हमको ये 100 वॉल्यूम्स चाहिए, 100 से भी ज़्यादा चाहिए, कितनी सारी तरह तरह की सीरीज़ चाहिए। तो इसको रिसर्च करते करते कितनी एक जनरेशन 2 जनरेशन लग जाएगी। सो इसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, साथी चाहिए, कोलैबोरेटर्स चाहिए, लीडर्स चाहिए। तो हम तो जो हमारी कैपेसिटी में था वो तो हम कर ही जाएंगे, लेकिन और लोगों से भी जुड़ना है। इसीलिए हम बहुत खुश हैं कि इंडस यूनिवर्सिटी वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये हम चाहते हैं कि ये जो नॉलेज
इस प्रोजेक्ट से निकल रही है ये स्कूलों तक पहुँचे, इसके लिए सिंपल पुस्तकें निकलनी चाहिए। कॉलेजेस में पहुँचे इसलिए कॉलेज करिकुलम निकलना चाहिए। मीडिया में पहुँचे, ये NGOs को एजुकेट करने के लिए एक सेंटर होना चाहिए जहाँ पर आप ऐसी कॉन्फ्रेंसेस करें कि NGOs को इनवाइट करें कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं वो इससे जुड़कर ही काम करें। और ये जो गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए भी वर्कशॉप्स होने चाहिए, हिस्ट के, ट्रेडिशनल नॉलेज के, ये तो होनी चाहिए चीज़ें। तो एक हमारे साथी हैं जो मुंबई में हैं, वो एक मराठी में उन्होंने 5 वॉल्यूम्स हिस्ट की, हमारी 5 वॉल्यूम्स मराठी में ट्रांसलेट करके स्कूल लेवल तक, मतलब पतली 100 पेज की विद पिक्चर्स वगैरह, 5 वॉल्यूम वो तैयार कर रहे हैं, अभी प्रिंट करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। ये हर एक लैंग्वेज में होनी चाहिए, इंडियन लैंग्वेज में, और सिंप्लीफाई किया है ताकि स्कूल लेवल इंसान पढ़ सके। बहुत बड़ी बात है। तो हम ये इस तरह की कॉन्फ्रेंस में हमने ये 7 कॉन्फ्रेंसेस की थी खुद ही, और फिर हम थक गए, मतलब हमारे कैपेसिटी, रिसोर्सेज, फंडिंग जो भी था, और फिर हमने कहा कि चलो अब देखते हैं क्या होगा, देखते हैं अभी इंडिया में लोगों को इसमें इंटरेस्ट है, क्या इंटरेस्ट है। और फिर हमको राकेश भंडारी जी से मुलाकात हुई और ये दोबारा प्रोजेक्ट शुरू हो गया। इसलिए आई वांट टू थैंक बोथ डॉक्टर राकेश भंडारी, नागेश भंडारी, गिरिधर जी, OC हांडा जी, एवरीवन एल्स, और ख़ासकर जो हमारी हिस्ट की टीम है जिसके करीब 20 स्कॉलर्स इस वक्त आए हुए हैं यहाँ, DP जी जिन्होंने ये सब कुछ हमको शुरू करवाया, कि इन लोगों के साथ ही हम ये इतना दूर आ चुके हैं और हम चाहते हैं कि अब हम और भी आगे चल सकें। थैंक यू वेरी मच। We'll have a question answer session with Shri Rajiv Malhotra sir. So if anybody has a question, we'll dedicate that slot 5 minutes, 5 minutes of a question answer round. If you have any questions regarding this conference as well as his enlightening talk, you may please ask. Yeah, before I request Rajiv ji to give his answers for a few questions, 2-3 questions. A very important development, Rajiv ji, for which I need to seek your permission. Actually, GTU Vice Chancellor Akshay Agarwal ji को आज आना था, लेकिन थोड़ा कुछ problem, very sincere problem होके he could not come. He was very keen to see that we request Rajiv ji to permit us whether we can use the HIST volumes and come up with a textbook kind of a material for a 16-hour course for all the GTU students. Sir, I want your opinion on that, and I hope you will permit us also on that. This itself, you can please take it as the first question, please. हाँ, I want to say कि इंडस वैली, मैं इनको इंडस वैली कहता रहता हूँ, पर इंडस वैली की ही जगह है ये। इंडस यूनिवर्सिटी और इन्फिनिटी फाउंडेशन ने ये तय किया है कि हम इकट्ठे मिलकर ये सारी हिस्ट और ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को लेकर एक कॉलेज लेवल कोर्स का करिकुलम शुरू करेंगे इकट्ठे मिलकर। And I'm confident that with leaders like O.C. Handa ji and our parivar of scholars, we will be very successful. और ये इंडिया में this will be pioneering. It will be something unique. लोगों ने छोटे मोटे शुरू किए हैं, and we can include that knowledge also. But we will do something very deep, क्योंकि हमारे जो scholars हैं वो बहुत गहराई से ये चीज़ जानते हैं। और एक बार एक स्टेट में, गुजरात स्टेट में ये चीज़ लग जाए अच्छी तरह से, तो यहाँ से फिर फैलेगी सारी इंडिया में और फिर यहीं से फैलेगी बाकी कंट्रीज़ में। और मैं आपको एक डिटेल आपको शायद ना पता हो, मैं बताना चाहता हूँ कि जब हिस्ट हमने शुरू की तो हमने तय किया कि 100% ऑफ द स्कॉलर्स विल बी इंडियंस बेस्ड इन इंडिया, पब्लिशर विल बी इंडियन, ऑल द कॉन्फ्रेंसेस विल बी इन इंडिया, बिकॉज हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम खुद ही कर सकते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि ये इकोसिस्टम इंडिया में हो।
जब हमने अनाउंस किया तो डीपी जी जानते हैं, एक फेमस हार्वर्ड स्कॉलर इंडिया के बारे में, उसने हमको प्राइवेटली मिला और कहता कि ये काम आपका नहीं हो सकेगा, क्योंकि मैं भी बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ, इंडियन लोगों से काम नहीं होता, आप हमारे को दे दीजिए, हम कर लेंगे, और इंडियंस का काम नहीं होगा, आपको इंडिया के बारे में कुछ चाहिए तो वेस्टर्नर्स निकाल लेंगे, इंडियंस नहीं निकालेंगे। ये ऐसे उनमें क्या उनका, देखिए हार्वर्ड वालों ने एक माइक बंद कर दिया, हमने दूसरा माइक लगा दिया। हाँ, सो उन्होंने ये कहा कि आपसे काम नहीं चलेगा, आपके इंडियन से काम नहीं चलेगा। तो मैंने उस वक्त वायदा किया कि मैं ज़रूर इंडियन लोगों से ही, इंडिया से ही ये काम चलाऊँगा और उनको दिखा दूँगा। और फिर जब हमने ये शुरू किया काम, तो शायद ये डीपी जी को और हांडा जी को नहीं पता होगा, लेकिन एक ज़माने में हमको ये एडिटिंग, जो डिटेल एडिटिंग है, वो इंसान चाहिए थे और मिल नहीं रहे थे। तो हमने दिल्ली में एडवर्टीज़मेंट भी लगाई कि कोई एडिटर एक्सपीरियंस्ड हो। तो एक लेडी ने हमको कांटेक्ट किया, उसके साथ हमारा इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू में हमको पता चला कि वो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का जो इंडिया ऑफिस है उसमें एडिटर है, वो अप्लाई कर रही थी। तो वो कहती थी हमको बताओ ये क्या प्रोजेक्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैंने उसको सारे प्रोजेक्ट का डिटेल बताया, तो उसने कहा हाँ मैं सोच के बताऊंगी। एक दो दिन के बाद उनका जो मैनेजिंग डायरेक्टर था इंडिया, उसकी कांटेक्ट आई कि वो मिलना चाहता है। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब बात है, हमने तो एक को हायर करना था, अब वो मैनेजिंग डायरेक्टर मिलना चाहता है। तो जब मैंने उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हो, ये आपको खर्चने की क्या ज़रूरत, हम कर देंगे, वी विल एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका विल टेक ओवर, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और उन्होंने ऑफ़र दी कितना प्राइस पर वॉल्यूम वो खर्चेंगे, 5 times व्हाट वी वर स्पेंडिंग। और प्रपोज़ल उन्होंने हमको दी, लेकिन उस प्रपोज़ल में एक चीज़ थी कि फाइनल एडिटोरियल कंट्रोल विल बी फ्रॉम लंदन। तो हमने उसको नो कह दिया। तो इसी तरह से ये प्रोजेक्ट जो है ये बहुत कीमती प्रोजेक्ट है। कि आपने जैसे बताया था कि भाई पहले इंडिया सोने की चिड़िया थी और बहुत सक्सेसफुल था, तो स्पेसिफिकली इंडिया में पहले कौन सा ऐसा पीरियड था जहाँ पे इंडिया बहुत सक्सेसफुल था इन एवरी वे, इन स्पिरिचुअलिटी, इन बिजनेस, इन टेक्नोलॉजी, इन एवरी वे? इंडियन हिस्ट्री जो जिस हद तक, अब देखिए इंडियन हिस्ट्री जो हम जानते हैं वो बहुत इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इसलिए है कि काफ़ी एक तो डिस्ट्रक्शन हो चुका, बहुत डिस्ट्रक्शन हो चुका, और अब ये आर्कियोलॉजिस्ट हर साल नई नई चीज़ें निकालते हैं, उससे सारी हिस्ट्री रिवाइज करनी पड़ेगी। अभी एक शारदा श्रीनिवासन ने तमिलनाडु में ओल्डेस्ट स्टील मिल, स्टील फैक्ट्री 2500 साल पहले की, वो अभी आर्कियोलॉजी ने निकाली है। अब ये अखबारों में आया है, धोलावीरा में एक स्टेप वेल जो पानी के लिए है, बिगेस्ट डीपेस्ट निकाला है, अभी कुछ दिन हुए टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल आया था। सो नई नई चीज़ें निकलती जा रही हैं, तो उसके कारण वी डोंट हैव ऑल द डेटा। तो जितना डेटा है उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि सर्टनली BC एरा, 2000 ईयर्स तक एरा, उसके पहले एरा, उसमें मटेरियल प्रॉस्पेरिटी भी थी, स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी भी थी। अब कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक्स एक है, यूरोप में उन्होंने एक सारी वर्ल्ड की इकोनॉमी की एक हिस्ट्री बनाने की कोशिश की है, जो भी डेटा है उसके मुताबिक 1750 साल तक, ईयर 1750, उस साल तक इंडिया की इकोनॉमी वाज 25% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। तो इट वाज, इंडिया एंड चाइना वर टॉप 2 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। और सारी जो अब वेस्ट कहलाती है, यूरोप और USA, ये 20% से भी कम थी कंबाइंड। सारी जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, US, ये कंट्रीज़ तो अलग अलग जो प्रॉस्पर हुए, इनकी जो कंबाइंड इकोनॉमी कम थी। और इंडिया जो 25% करीब था वर्ल्ड GDP, 100 साल बाद वो 2% से कम हो गया,
फ्रॉम 25% इट वेंट बिलो 2%. तो क्यों हुआ? ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंडिया से सारा कुछ लेकर ट्रांसफ़र हो गया, इंडिया की वेल्थ ट्रांसफ़र होगी, एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया, ये सारा कुछ जो हुआ वो 1750 और 1850 के बीच आपको रिसर्च करनी होगी कि कैसे ये हुआ. इसका मतलब 1750 तक ये माना जाता है कि इंडियन प्रॉस्परस थे, इकॉनमी प्रॉस्परस थी. और इसके ऊपर धर्मपाल एक थे जिनको इन्फिनिटी फाउंडेशन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था. उन्होंने भी 5 वॉल्यूम निकाली थी इसके बारे में कि क्या हाउ द इंडियन सिविलाइजेशन वाज डिस्ट्रॉयड इन द कॉलोनियल एरा. तो ये जो इंडिया की नॉलेज सिस्टम है और प्रॉस्पेरिटी है, ये जुड़े हुए हैं. क्योंकि जहाँ पर नॉलेज निकलती है, अपनी नॉलेज पैदा होती है, वहीं प्रॉस्पेरिटी भी होती है. और जहाँ प्रॉस्पेरिटी होती है वहाँ आप फंडिंग कर सकते हैं और नॉलेज निकले. ये तो आपको पता है आज मॉडर्न टाइम्स में जिनके पास पैसा है वो R&D करते हैं, टेक्नोलॉजी निकालते हैं, और जो टेक्नोलॉजी निकाल सकते हैं वो और पैसा कमा सकते हैं. ये तो आपको पता है. तो ये जो साइकिल था बिटवीन नॉलेज एंड प्रॉस्पेरिटी, दिस वाज गोइंग ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. और इसकी क्या हाउ लॉन्ग बैक वी डोंट नो, बट वी नो कि ये रिसेंट टाइम्स तक चलती रही. चलें और नेक्स्ट. एक्चुअली हिस्ट के जो वॉल्यूम है उनको इंटरनेट पे डालने का कोई प्लान है? क्या चीज़ जी? हिस्ट के जो वॉल्यूम है, मतलब जो पुरानी 7 कॉन्फ्रेंस हैं, उसको इंटरनेट पे डालने का कोई प्लान है? हाँ, उसको इंटरनेट पे एक्सेस है. अच्छा, ये हमारी प्रॉब्लम है. आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये कॉन्फ्रेंसेस DP जी ने और हांडा जी ने की, और कुछ हद तक रिकॉर्डिंग हुई थी. स्टिल फोटोग्राफ्स बहुत है, पावर पॉइंट स्लाइड्स भी बहुत है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे कि हम सारे को ऑर्गेनाइज करके एक वेबसाइट बनाएं. अब ये भी एक प्रोजेक्ट है. यदि इंडस यूनिवर्सिटी चाहे या कोई भी चाहे, वी आर विलिंग टू टर्न ओवर ऑल रॉ इंफॉर्मेशन. इसमें हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स कहाँ के, सम ऑफ दोज पीपल आर नो मोर, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं. अब देखिए, जो इंडिया के टॉप स्कॉलर ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्टील इज़ नो मोर. ही वाज बाला सुब्रमण्यम इन IIT कानपुर. वो हमारे ये देखिए. हाँ, अब ये है, हमारे पास एक वेबसाइट है indianscience.com या indianscience.org जैसे है, वो हम वी ओन दैट. तो उसमें हम मिलकर हम आपको वी कैन सेंड यू जितने वीडियोस हैं. कई कॉन्फ्रेंसेस में वीडियोस हैं, कई में नहीं हैं. शायद DPG में बी एबल टू फाइंड मोर. पुराने पावर पॉइंट्स हैं, लोगों के पेपर्स हैं, लोगों के स्टिल फोटोग्राफ्स हैं, कितना कुछ है, प्रोग्राम के डिटेल्स हैं. ये जो पुरानी कॉन्फ्रेंसेस के मटेरियल है, यदि हम आपको भेजते जाएं और आप एक प्रोजेक्ट बनाएं और स्टूडेंट्स को इसमें ना लें, तो स्टूडेंट्स की भी बहुत नॉलेज बढ़ेगी. और इससे कुछ देर में सारा कंपाइल करके, ये आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया, ये एक वेबसाइट ऐसी बन सकती है रिसोर्स के लिए जो किसी के पास दुनिया में ऐसी वेबसाइट नहीं होगी. ये बन सकती है. एक स्टूडेंट से क्वेश्चन चाहिए. So student is not coming up. I'll consider myself a student. I'm a private delegate from Calcutta, come here to attend this conference out of own personal enthusiasm for the subject. My question relates to Praveen Singh. Your name? Praveen Singhania. Thank you. And I've been following your work for the last couple of months and been doing my own studies. So my question relates to the cutting edge of physics as it is being pursued in the West. For example, we talk about superstring theory and M theory and unified field theory and so on and so forth. In my studies, I have come across some parallels in the para section of certain tantras, especially Pancharatra Tantra,
which is very, very similar and parallel to the findings of, for example, quantum mechanics and so. Have you, in your 9 volumes, got any section which covers such topics? ये जो टॉपिक है इंडियन थॉट एंड मॉडर्न फिजिक्स, ये तो हमारे लिए बहुत प्यारा है, क्योंकि आई वॉज एज ए चाइल्ड वेरी इंटरेस्टेड इन इंडियन फिलासफी, वेरी सीरियसली रीडिंग इट ऑल माई टीनेज ईयर्स, और इसीलिए हमने फिज़िक्स में आई वॉज इंटरेस्टेड इन गोइंग इनटू फिज़िक्स ओनली टू अंडरस्टैंड फिलासफी बेटर, इसीलिए अपने लिए दिस इज़ माई ओन थिंग। फिर हमारा करियर तो और जगह चला गया, पर हमारा इंटरेस्ट तो यही रहा। सो फिज़िक्स एंड especially quantum physics and all these other things with the relationship with consciousness and in our thought, ये तो बहुत पुरानी हमारा इंटरेस्ट है। तो हमने सारी जब इन्फिनिटी फाउंडेशन शुरू की, पहले हम इसी एरिया में लगे रहते। तो हम आई यूज्ड टू गो टू द टूसॉन कॉन्फ्रेंस ऑन कॉन्शियसनेस रेगुलरली, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि जो बोल रहे हैं आई कैन टेल ये इंडिया से लाए हैं, ये बोलना एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। आई वुड कैच देम ऑन द साइड एंड दे वुड एक्नॉलेज प्राइवेटली कि हाँ, बट पब्लिकली नहीं कहेंगे, ऐसी बात थी। तो उससे ही हमारा सारे इंटरेस्ट शुरू हुआ। तो एक तो रवि गौतम विल गिव ए टॉक, कब? टुमारो 9:30। तो वो भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने 1980s में इन्हीं चीज़ों के बारे में लिखा था, about modern physics and Indian thought। तो वो वेस्टर्न फिजिसिस्ट ने उनको पहले कोट किया, उनसे सीखा, उसका एविडेंस है, अप्रोप्रिएट कर लिया, फिर उनका नाम ड्रॉप करके, इंडियन सोर्सेज का ड्रॉप करके, अपने आप को ओरिजिनल आइडिया इन्वेंटर कह के किताबें लिखनी शुरू करी 1990s में। ये भी हमारे पास आ पड़ा। सो इसको कई वेस्टर्नर्स पढ़ चुके हैं, और इसको अप्रोप्रिएट करके इंडियन सोर्स को अलग निकाल के ओरिजिनल कहते हैं। लेकिन थैंक यू जी, धन्यवाद। गुड न्यूज़ ये है कि उन्होंने शायद 10% ही सीखा, और जो 10% सीखा उससे काफ़ी कुछ निकाल दिया। जो 90% है वो आप जैसे लोग निकालेंगे, ये हमारी डिज़ायर है। तो हम आपको जानना चाहते हैं कि आपने ये तंत्र से जुड़कर ये क्या फिज़िक्स निकाली, हम आपके बारे में जुड़ना। और ये जो हिस्ट प्रोजेक्ट है, ये अभी आर्कियोलॉजी, मेटलर्जी, इन चीज़ों के बारे में शुरू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एविडेंस है वो बहुत फिज़िकल है, वो अनडिनाएबल है। कोई नहीं डिनाई कर सकता कि ये स्टील पिलर है, कोई नहीं डिनाई कर सकता है धोलावीर में ये क्या है, ये ब्रिक है, ये टाइल है, क्या चीज़ है, डिनाई नहीं कर सकता। तो यो क्योंकि आजकल के ज़माने में फिज़िकल एम्पिरिकल एविडेंस को ही ज़्यादा मानते हैं, तो हमने शुरू उस जगह में किया जहाँ पर कोई नहीं कह सकता कि आप बड़े ये शोविनिस्ट हैं। शोविनिस्ट की बात नहीं है, जो स्टील पिलर है वो तो है ही फिज़िकल एविडेंस। तो हमने कहा कि फिज़िकल एविडेंस जहाँ है पहले तो वहाँ शुरू करेंगे। जहाँ पर टेक्स्ट एविडेंस है, जैसे आप कह रहे हैं टेक्स्ट एविडेंस है, उसमें थ्रू डिस्क्रिप्शन हमें एक पैरेलल्स मिल सकते हैं। वो उसमें लोग शक कर सकते हैं कि ये किस एज का है। आप कहेंगे इतनी सेंचुरी का है, वो कहेंगे नहीं उतनी सेंचुरी का है। आप कहेंगे ये इंडिया का है, वो कहेंगे बाहर से आया था। तो उसमें लड़ाई होती है। तो पहले हम वो साबित करना चाहते हैं जिसमें लड़ाई का चॉइस ही नहीं है। अब धोलावीर कहीं और से तो नहीं आया हुआ, वो तो धोलावीर तो यही है ना। सो जो चीज़ें ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, फिज़िकल एविडेंस है, पहले हम वो करते हैं, फिर हम थियोरेटिकल जो चीज़ें हैं उसमें आएंगे। थैंक यू।